तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। सेमेस्टर जो फर्स्ट है उसकी 2 यूनिट हमने कंप्लीट करवा दी है, पहली और दूसरी यूनिट। आज हम चौथी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट को बाद में करवा देगा। चौथी यूनिट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं, ज्यादा नंबर की भी है और इस यूनिट से आपका प्रैक्टिकल भी। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या पहले अलग से बुक चलती थी, अब सेमेस्टर में ये यूनिट में कन्वर्ट हो गई। एलपीपी के नाम से जानते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। ये बुक है क्या आपकी? देखो 75 नंबर की बुक है। कितने नंबर की बुक है? 75 नंबर की। अब आप कहोगे कि सर 75 नंबर की कैसे हुई? 75 नंबर की इसलिए है, इसी बुक से 50 नंबर का आपका प्रायोगिक परीक्षा होगी, नहीं प्रैक्टिकल होने वाला। कितने नंबर का? 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो जाएगा और 25 नंबर की ये यूनिट हो जाएगी। जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 25 नंबर की यूनिट होगी और 50 नंबर का क्या होने वाला है? प्रैक्टिकल। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंप्लीफाई क्वेश्चन होंगे और कुछ हमारे सिंप्लेक्स जो मेथड है, कैसी विधि होती है, किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके के आधारित हल होते हैं, किस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को लिखा जाता है, किस तरीके से हम करेंगे। तो इस पर यदि आप ध्यान देंगे तो अच्छे से अच्छा आपको समझ में आने वाला है। ये यूनिट आपके लिए जो बच्चे शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हैं और शेखावाटी से एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए चौथी जो यूनिट है वो बड़ी इजी और सरल है। पास होने के लिए भी यूनिट बड़ी कामयाबी है। इसलिए आज हम चौथी यूनिट को पहले हल कर रहे हैं, क्योंकि जल्द एग्जाम होने वाली है। जनवरी में 15 तारीख के आसपास एग्जाम फॉर्म आने की पूरी पूरी संभावना है शेखावाटी के। इसलिए हम देखते हैं। देखिए, रैखिक प्रोग्रामिंग जो समस्या होती है, रैखिक प्रोग्रामर रैखिक प्रोग्रामिंग जो समस्या होती है, जिसको हम एलपीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीपी। समस्या को हम ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी से दर्शाते हैं या से निरूपित किया जाता है, से निरूपित किया जाता है। इससे हम क्या करते हैं? इसको निरूपित करते हैं। ये परिभाषा चल रही है कि इसकी आधारी हल की। कई बार परिभाषा आपको पूछी जा सकती है कि आधारी हल किसे कहते हैं? आधारी हल, आधारी हल, बेसिक सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेसिक, बेसिक सॉल्यूशन। रैखिक प्रोग्रामिंग जो समस्या होती है उसको ए एक्स बराबर बी से निरूपित किया जाता है। किससे किया जाता है? ए एक्स बराबर बी से हम इसको निरूपित आपको किया जाता है। यहाँ पे ए जो होती है, ए को हम बोलते हैं मैट्रिक्स का रूप बनता है। किसका रूप बनता है? मैट्रिक्स। ए जो होती है वो मैट्रिक्स का रूप है। किसका रूप है? मैट्रिक्स। और एक्स जो होते हैं उसमें x1 x2 डॉट 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 के मान होते हैं, के मान होते हैं, के मान x1 x2 के मान होते हैं। बी जो होता है, बी, उसमें आपके जो बराबर जो आपके प्रतिबंध आपको दे देंगे, उसमें जो इक्वल में जो मान होते हैं वो होते हैं। तो बी बराबर ये होता है, देखो b1 है, b2 है, कितने आपको मान दिए गए वो मान होते हैं। वो मान की जो वैल्यू है वो आपकी होती है इसमें। तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को ए एक्स बराबर बी से क्या किया जाता है? निरूपित। ए मैट्रिक्स का एक रूप होता है, एक्स x1 x2 x1 के मान होते हैं, बी में b1 b2 जो इक्वल में जो प्रतिबंध दिए जाएंगे। जैसे समीकरण आपको दी जाती है उसमें बराबर में जो मान होता है वो किसका मान होता है? बी का मान होता है। आपका किसका होगा? बी का। अब हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स जो होती है, जैसे कि समीकरण निकाय,
समीकरण निकाय, समीकरण निकाय के सदिशों का आधार समुच्चय, आधार समुच्चय यदि कैपिटल बी हो, क्या हो, कैपिटल बी हो तथा उसके संगत, तथा उसके संगत, उसके संगत, उसके संगत उसके संगत उसके संगत चरों का सदिश, चरों का सदिश, चरों का सदिश एक्स बी हो, कैपिटल एक्स बी हो तो निकाय का आधारी हल, निकाय का आधारी हल, आधारी हल निम्न होगा, आधारी हल निम्न होगा। इसको हम लिखेंगे कैपिटल बी एक्स बी बराबर बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। यहां से एक्स बी का मान आप जब निकालोगे, एक्स बी बराबर हो जाएगा ये बी अपॉन बी, बी अपॉन में आ जाएगा, या इसको अथवा क्या लिख सकते हैं हम, बी तो ऊपर चला जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा और बी इनवर्स बी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि एक्स बी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी इनवर्स बी होता है। या आगामी जो क्वेश्चन करेंगे हम अभी एग्जांपल, उसमें काम में आने वाला है कि एक्स बी बराबर क्या होता है, बी इनवर्स बी होता है। इसको नोट करो आप। तो इसको मिटा देता हूं। पहले हम बेसिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये बेसिक सॉल्यूशन की परिभाषा होती है। तो निकाय में अधिकतम हलों की संख्या, अधिकतम आधारी हलों की संख्या, आधारी हलों की संख्या, आधारी हलों की संख्या ज्ञात करने, संख्या ज्ञात करने का सूत्र निम्न है। तो यह सूत्र होता है आपका NCM, NCM बराबर होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n माइनस n। संचय को लिखते हैं वही है, संचय को जिस रूप में लिखा जाता है वही है NCM बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस। इस सूत्र से हम यह पता करेंगे कि आधारी हलों की संख्या कितनी है, 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी। n का मान n की जगह रख देंगे, m का मान m की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे। अब आप पूछोगे कि n क्या होता है, तो n तो होती है चरों की संख्या, n तो क्या होती है, चरों की संख्या, और m क्या है यहाँ पे, समीकरणों की संख्या, समीकरणों की संख्या।
और एग्जाम्पल करेंगे उस समय समझ में आ जाएगा। चरों का मतलब आपको कितने चर दिए, x1 x2 दो ही है तो n का मान 2 हो जाएगा। यदि x1 x2 x ही है तो n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। m में समीकरण कितने हैं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 4, कितने समीकरण है, 2 हो जाएगा। इस तरीके से n होता है चरों की संख्या, m होती है समीकरणों की संख्या होती है। आगे हम देखते हैं आधारी हल के प्रकार। आधारी हल के प्रकार, आधारी हल के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बेसिक, आधारी हल जो होता है वो दो प्रकार का होता है आपका। आधारी हल के प्रकार दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अपभ्रष्ट आधारी हल, अपभ्रष्ट अपभ्रष्ट आधारी हल। कौन सा होता है, अपभ्रष्ट आधारी हल। तो अपभ्रष्ट किसको कहेंगे, यदि हल में किसी भी, यदि हमने अपभ्रष्ट आधारी हल उसको कहेंगे यदि हमने इसको हल किया, पूरा हल करने के बाद में देखा तो उस हल में हमने देखा कि उसमें एक से अधिक शून्य, एक से अधिक चरों का मान शून्य होना चाहिए। जो हमने हल आपका जो लास्ट में आएगा उस समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में करने के बाद जो हल आपके पास में आने वाला है उसमें यदि अधिकतम चरों का जो मान है यदि वो शून्य है तो उसको क्या कहेंगे, अपभ्रष्ट आधारी हल कहते हैं। जैसे देखो, ऐसा हल ऐसा हल ऐसा हल जिसमें ऐसा हल जिसमें एक से अधिक ऐसा हल जिसमें एक से अधिक चरों का मान, एक से अधिक चरों का मान शून्य हो, एक से अधिक चरों का मान शून्य हो, एक से अधिक चरों का मान शून्य हो, अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। अपभ्रष्ट आधारी हल अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। अपभ्रष्ट आधारी हल, डिग्रीनेट बेसिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, डिग्रीनेट बेसिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा हल जिसमें एक से अधिक चरों का मान यदि शून्य हो गया, एक से अधिक चर हमने लिए, अगला जो हमारा एग्जाम्पल करने के बाद में जो हमारा सॉल्यूशन आया उसमें यदि चरों का मान, एक से अधिक चर हमारे जो आएंगे उसमें यदि चरों का मान शून्य हो जाए, एक से अधिक चरों का मान शून्य, उसको बोलेंगे अपभ्रष्ट आधारी हल कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार हम देखते हैं। दूसरा प्रकार आपका अनपभ्रष्ट 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 आधारी हल। अनपभ्रष्ट आधारी हल इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन डिग्रेड नॉन डिग्रीगेट डिग्रीनेट बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। हाँ, नॉन डिग्रीनेट बेसिक सॉल्यूशन। अनपभ्रष्ट आधारी हल हम किसको कहेंगे, अनपभ्रष्ट, कि ऐसा हल जिसमें प्रत्येक जो चर का मान होगा वो अशून्य होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ऐसा हल ऐसा हल
ऐसा हल जिसमें हल के प्रत्येक हल के जिसमें हल के प्रत्येक हल के किसी हल के किसी सही था वो सॉरी हल के प्रत्येक चर हल के प्रत्येक चर का मान अशून्य हो। क्या हो? अशून्य का मतलब होता है जो शून्य नहीं हो, जो शून्य नहीं हो। प्रत्येक चर का मान क्या हो? अशून्य हो। अनपभ्रष्ट अनपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। आधारी हल कहलाता है। तो आधारी हल जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, जिसको हम टाइप्स ऑफ बेसिक सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं। एक तो होता है अपभ्रष्ट आधारी हल, जिसको क्या बोलते हैं हम? डिग्रीनेट बेसिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा हल जिसमें एक से अधिक चरों का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। एक से अधिक चरों का मान यदि शून्य है तो वो अपभ्रष्ट आधारी हल होगा। और अनपभ्रष्ट आधारी हल नॉन डिग्रीनेट बेसिक सॉल्यूशन ऐसा हल जिसमें हल के प्रत्येक चर का मान अशून्य हो, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य हो, वो अल्पभ्रष्ट आधारी हल कहते हैं। आपको डेफिनेशन पूछे इसमें कि आधारी हल के प्रकार लिखो तो ये लिखना है आपको। एक अपभ्रष्ट होता है, एक अनपभ्रष्ट होता है। नोट कर लो इसको। आगे देखते हैं आधारी सुसंगत हल क्या होता है। आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल आपका क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको BFS। क्या बोलते हैं? BFS। बी का मतलब हो जाएगा बेसिक, एफ वाला फेसिबल और सॉल्यूशन। फिजिबल, बेसिक, फेसिबल, सॉल्यूशन। आधारी सुसंगत हल किसको कहेंगे हम? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या